हाल फिलहाल में स्पर्श की तरफ से ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान हुआ है। 1,25,424 रुपये का एरियर्स प्राप्त हुआ है। हमें 1,21,000 रुपया DR 3 महीने के एरियर के साथ मिला है कि मुझे 4 नवंबर को स्पर्श के द्वारा मेरे खाते में 2,03,312 रुपये भी क्रेडिट हो गया। उसमें उसका एरियर और पेंशन रिविजन होके आया। अराउंड 60,000 समथिंग एक्स्ट्रा मुझे OROP का मुझे एंटाइटलमेंट मिला है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों अभी हाल फिलहाल में स्पर्श की तरफ से ताबड़तोड़ पेंशनर्स को एरियर का भुगतान हुआ है। आगे जानेंगे कि किस तरीके से पेंशनर्स को एरियर मिला, किन चीजों का एरियर पेंशनर्स को मिला, क्योंकि सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहने से ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी और इस तरीके से आपको भी फायदा होगा। आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्रीमेच्योर रिटायरी हैं या प्रीमेच्योर आने के फिराक में हैं तो आप रहिए सावधान, कहीं आपको डबल घाटा ना हो जाए। इसके बारे में एक अहम जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ पुराने पेंशनर्स को न्याय मिलना शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, जानकारी के अभाव से जो पुराने पेंशनर्स न्याय से वंचित होते थे, अब उनको न्याय मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि सैनिक पाठशाला के साथ पेंशनर्स का जुड़ाव बढ़ रहा है दोस्तों। चलिए, इसको लेकर भी आगे पीपीओ दिखा के आपको जानकारी दूंगा। अब इसके साथ ही साथ दोस्तों, भारत सरकार ने जो राज्यों से, विभागों से, अन्य जो स्टेक होल्डर से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के 8वें पे कमीशन के लिए पॉइंट मांगे थे, वो पॉइंट कहां गए? क्योंकि 8वें पे कमीशन का जो गैजेट निकला है, उस गैजेट में तो भारत सरकार ने कोई पॉइंट डाला ही नहीं है। तो वो पॉइंट कहां गए, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए, इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि सैनिक पाठशाला के निरंतर वीडियोस को बिना रुकावट के देखते रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो, वीडियोस देखने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर पाना चाहते हैं, पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करना कंप्लीटली आपका विलिंगनेस के ऊपर है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको जानकारियां दे दूं। सबसे पहले, प्रीमेच्योर रिटायरी सावधान रहें। OROP के साथ साथ MSCP से भी हाथ धोना पड़ सकता है, जागरूक रहें। जी हां दोस्तों, एक जानकारी मेरे पास आई है, एक सर्टिफिकेट मेरे पास एक पेंशनर ने भेजा है और वो सर्टिफिकेट बहुत ही खतरनाक है। जी हां दोस्तों, चलिए आपको सर्टिफिकेट, प्रीमेच्योर आते समय इस तरीके का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है तो दुखद है। प्रीमेच्योर आने का मतलब ये नहीं कि प्रमोशन के लिए भी अनविलिंग लिया जाए। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि प्रीमेच्योर का डेट निकल गया, रिटायरमेंट आने वाले हैं, उसी बीच में प्रमोशन आ गया और प्रमोशन भी लगाया गया। तो ऐसे भी केसेस हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेंशनर्स को डबल घाटा वाला ऐसी कार्रवाई यूनिटों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श ने दी बड़ी खुशखबरी। नवंबर में ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान, खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के महीने में बहुत सारे पेंशनर्स को एरियर का भुगतान हुआ है। किसी को 2,03,312 रुपए जो ACP का एरियर है, किसी को 1,25,424 रुपए जो 568 सर्कुलर का एरियर है, तो किसी को 1,21,455 रुपए ये भी 568 सर्कुलर का एरियर है, और किसी को 1,68,612 रुपए OROP 2 और OROP 3 का मिलाकर के दोस्तों। तो ये जो एरियर के भुगतान हुए हैं, ये सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहने की वजह से हुए हैं। सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन में आगे कार्रवाई करने की वजह से हुए हैं। जिनको पेंशनर्स ने खुद ही कंफर्म किया है, उनके बच्चों ने खुद ही कंफर्म किया है। तो वीडियो क्लिप जो मेरे पास आए हैं उनको सुन लीजिए, देख लीजिए। जय हिंद। सैनिक पाठशाला के चैनल पर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सैनिक पाठशाला चैनल देखकर हमने CP ग्राम पर एक कंप्लेंट दर्ज किया है। सर के गाइडलाइन और सर की जो कोशिश थी वो बहुत अच्छी थी। हमने 5 बार CP ग्राम कंप्लेंट दर्ज किए। एक बार RTI लगाने के पहले हमारा जो ग्रैंडफादर नायब सूबेदार में रैंक में थे, 1/1/2006 से और 10/27/2025 तक हमें 1,21,000 रुपया DR 3 महीने के एरियर के साथ मिला है। मैं बहुत बहुत सैनिक पाठशाला के आभारी हूँ। जय हिंद। सभी को नमस्कार। कल मेरे पापा को 1,25,424 रुपये का एरियर्स प्राप्त हुआ है, जो कि पुराने सर्कुलर 568 और कुछ पुराने सर्कुलर का एरियर था, जिसमें यूट्यूब चैनल सैनिक पाठशाला की मदद से मैंने कार्यवाही की
और करीब 1.5 से 2 साल निरंतर प्रयास करता रहा, जिसके कारण मेरे पापा को ये एरियर्स मिल पाया है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप भी सैनिक पाठशाला से जुड़ें और कोई समस्या होती है तो टिकेंद्र दहाल सर उसका पूर्ण रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट निराकरण करने में मदद करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मैं एक्स सर्जेंट विंसेंट स्पीकिंग। मेरा एमएससीपी और ओआरओपी 2 का कुछ इश्यूज था। मुझे एमएससीपी नहीं मिल रहा था। बाद में सैनिक पाठशाला के साथ जोड़ के उन्होंने गाइडेंस भी किया, उसके हिसाब से मुझे एमएससीपी मिला। लास्ट ईयर अक्टूबर से मुझे एमएससीपी मिला है। अभी नायब सूबेदार नहीं तो जेडब्ल्यू का सैलरी मुझे मिल रहा है, वो जनवरी से चालू हो गया था 2025 से। बट मुझे ओआरओपी 2 उसके हिसाब से मिला नहीं था, तो अभी वो भी मिला। उसके लिए सब कारण सैनिक पाठशाला मुझे पूरा गाइडेंस दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। सो आप लोगों को भी कुछ एलिजिबिलिटी कुछ होगा तो उसके लिए थोड़ा सा पेन लेके ये सब करना पड़ेगा। मैं संजय घोष, मेरा पिताजी डिफेंस में हविलदार पोस्ट पे नौकरी किया था। 24 साल उसका समथिंग 24 साल प्लस कुछ सर्विस किया। उसका देहांत 2004 साल में हो गया। तो मेरा माताजी फैमिली पेंशन ले रहा था, तो वार्डओपी पहला जो रिवीजन हुआ वो मुझे मिला था, और वार्डओपी 2 और 3 हमको नहीं मिल रहा था। बहुत दिक्कत हो रहा था। हम इधर उधर घूम रहा था, बैंक पे सीपीपीसी में जो मैंने जोगाजोग कर रहा था। तो स्पार्स ऑफिस में भी गया, तो मेरा माताजी सीपीपीसी से पेंशन लेता है। तो तब सीपीपीसी ने हमको आश्वास दिया हो जाएगा। तब हमको नज़र मिला सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला में हमको सर का वीडियो देखता था, और वीडियो देखने के बाद सर का कॉन्टैक्ट नंबर हम उधर से मिला। तो तब हम सर से जोगाजोग कॉन्टैक्ट किया, सर हमको गाइड किया। तो अभी ये जो अक्टूबर महीना है उसमें उसका एरियर और पेंशन रिवीजन होके आया। सैनिक पाठशाला के समस्त मित्रों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं विश्व विजय त्रिपाठी 2005 का नायक रैंक से रिटायर होके आया था, और मुझे एसीपी हवलदार नहीं मिला था। इसी क्रम में सैनिक पाठशाला के मदद से कई प्रकार का ग्रीवेंस रिकॉर्ड ऑफिस को और पीओआर को डाला गया। तो लगभग 2021 से लेकर 2025 तक काफ़ी प्रयास किया गया, बहुत मुश्किल आया। इसमें सैनिक पाठशाला ने मेरी बहुत मदद की, और आज उसका ये नतीजा हुआ कि मुझे 4 नवंबर को स्पर्श के द्वारा एसीपी हवलदार दे दिया गया, और मेरे खाते में 2,03,312 रुपये भी क्रेडिट हो गया। अतः मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो इन्होंने हमारी मदद की। धन्यवाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में पेंशनर्स सैनिक पाठशाला की जानकारियों से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप भी सैनिक पाठशाला के साथ निरंतर जुड़े रहें, वीडियोस देखते रहें, ताकि हो सकता है आने वाले समय में भी आपकी भी काम की कोई जानकारी आपको देखने को मिली। अब यहां पर कुछ सवाल भी करते हैं, तो मुझे तो नहीं मिला एरियर, इनको मिल गया तो क्या हुआ? लेकिन यह हकीकत है, पेंशनर्स को एरियर्स मिल रहे हैं। पेंशनर्स के भूले भटके छूटे हुए लाभ उनको मिल रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर पेंशनर्स को मिले, लेकिन एक जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि लगातार आप जुड़े रहें। किसी न किसी दिन आपको भी जरूर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने का लाभ जरूर मिलेगा। इसलिए अगर आप सैनिक पाठशाला के वीडियोस पसंद करते हैं तो वीडियोस को शेयर भी किया करें, लाइक किया करें, अच्छे कमेंट भी जरूर किया करें दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पुराने पेंशनर्स को मिल रहा न्याय, अब एसीपी मिलना शुरू हो गया है। 8 सीपीसी में एमएसीपी भी। जी हां दोस्तों, यह मुद्दा मेरा बहुत प्राइमरी मुद्दों में से एक है कि 2006 से पुराने रिटायरीज को एमएसीपी दिया जाना चाहिए। यह मेरा बहुत पहले से ही मांग है। यह समय समय पर इस मांग को मैं उठाता रहता हूं, लेकिन दोस्तों 2006 से पुराने कुछ पेंशनर्स को एसीपी लागू है। 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को एसीपी लागू है। अगर 10 साल की सर्विस है तो उनको नायक का पेंशन लागू है।
अगर 20 साल से ऊपर की सर्विस है तो उनको हवलदार का पेंशन लागू है। तो ये जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे पेंशनर्स इस फायदे को नहीं ले पाते थे, लेकिन सैनिक पाठशाला के सोशल मीडिया में आ जाने के बाद ये जानकारियां उपलब्ध होने लग गई। उससे पहले आप सोचिए जरा, क्या आपको ऐसी जानकारियां मिलती थी? अब जानकारियां मिलने लगी, पेंशनर्स को फायदा भी होने लगा। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने वीडियो क्लिप देखा, एक पेंशनर को 2,03,312 रुपए का एरियर मिला है। उससे ठीक पहले नवंबर के महीने में ही उनका पीपीओ भी जनरेट हुआ था। चलिए पीपीओ देखते हैं। दोस्तों ये सामने जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, ये सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए एक पेंशनर की संघर्ष की कामयाबी की कहानी सुनाता है ये पीपीओ। जी हाँ, 31 अक्टूबर 2005 के ये रिटायरी है, यानी कि 2006 से पहले के रिटायरी हैं। और इन पेंशनर का जो नायक रैंक था इनका, और उनका लेंथ ऑफ सर्विस 20 साल 7 दिन था। सैनिक पाठशाला से जब इनको जानकारी मिला कि इनको एसीपी हवलदार लागू है, फिर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े उनको व्हाट्सएप के जरिए लगातार गाइड लेते रहे सैनिक पाठशाला से। आगे मैंने उनको लगातार गाइड किया किस तरीके से क्या करना है, कोई रिप्लाई आ जाए तो उसके आगे क्या कार्रवाई करना है, सब कुछ गाइड जब लेते रहे तो आखिर में उस संघर्ष का जो नतीजा निकला है वो पॉजिटिव निकला है और सक्सेस हुए हैं पेंशनर। जी हाँ दोस्तों, और इनको पहले नायक का पेंशन मिल रहा था। अभी नवंबर का महीने का ये दोस्तों पीपीओ है। आप यहां देखेंगे तो ये देखिए 3 नवंबर 2025 का ये पीपीओ है, और 3 नवंबर 2025 को उनको ये पीपीओ जारी करके उनका पेंशन को नायक से हवलदार में कन्वर्ट कर दिया गया। जी हाँ, उनका पे लेवल आप अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए पे लेवल L04 से L05 कर दिया गया। उनका नोशनल पे वगैरह सब कुछ बदल दिया गया, सब कुछ बढ़ा दिया गया। और आज के डेट में उनका बेसिक पेंशन जो कि पहले 22,726 मिल रहा था नायक के हिसाब से, उसको बढ़ा करके 24,763 कर दिया गया है। अब चलिए 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी। सरकार के मंत्रालयों और राज्यों से 8 CPC के TOR 8 CPC के गजट में है कि नहीं है? दोस्तों आप सबको पता है कि भारत सरकार ने जो 8वां पे कमीशन को डिक्लेरेशन करने में और कमेटी बनाने में 10 से 11 महीने का समय लिया। और उस बीच में जब भी सवाल हुआ तो सरकार यही बोलती थी कि हमने TOR मांगे हैं, पॉइंट्स मांगे हैं, राज्यों से मांगे हैं, मंत्रालयों से मांगे हैं, स्टेक होल्डर्स से मांगे हैं, वो पॉइंट्स कंपाइल किए जा रहे हैं। और तो और राज्यसभा लोकसभा के अंदर भी ऐसे ही जवाब मिले। तो क्या 8वें पे कमीशन का जो गैजेट निकला है उसमें क्या वो पॉइंट्स हैं? क्या आपने चेक किया, देखा आपने कि जो राज्यों से मिले हुए, विभागों से मिले हुए पॉइंट्स उसके अंदर हैं? इसको लेकर के एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जुलाई के महीने में जब भारत सरकार से 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था, तो भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय की तरफ से जो जवाब मिला था, उन्होंने ये जवाब दिया था कि 8वां पे कमीशन अभी विचाराधीन है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। हमने राज्यों से, बाकी विभागों से, जो स्टेक होल्डर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट मांगे हैं, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है। ये यहां पर जवाब दिया गया था, आप यहां देख पा रहे हैं। ये लोकसभा की बात है दोस्तों। इसी तरीके से राज्यसभा में भी सरकार ने एक इसी तरीके का और इससे ठोस जवाब दिया था, उसको देखते हैं। दोस्तों ये राज्यसभा में अगस्त के महीने में सवाल जवाब हुआ था, जिसमें 8वें पे कमीशन में देरी के कारण पूछे गए थे। अब इस कारण को बताते हुए वित्त मंत्रालय की तरफ से ही लेटर आया था, जो जवाब आया था, और उस जवाब में क्या कहा गया था ये देखिए। 8वें पे कमीशन को लेकर मंत्रालयों से, राज्यों से, डिपार्टमेंटों से देखिए जवाब मांगे गए हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट्स मांगे गए हैं, ये देखिए। और 17 जनवरी 2025 को लेटर भेजा गया है, 17 फरवरी 2025 को भी लेटर भेजा गया है इन मंत्रालयों को, इन विभागों को और राज्यों को। ऐसा वित्त मंत्रालय का, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का कहना था। आप देख पा रहे हैं साफ साफ सरकार ने लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी ये बोला है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के हमने पॉइंट्स लिखित में बाकी विभागों से, बाकी मंत्रालयों से जो है मांगे हैं, राज्य सरकारों से मांगे हैं। ऐसा वित्त मंत्रालय भारत सरकार का कहना था दोस्तों। लेकिन जब अब 8वां पे कमीशन का गैजेट जारी हो चुका है तो कहां गए वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट्स? क्योंकि दोस्तों सवाल क्यों खड़ा होता है, ये आपको सामने में 7वें पे कमीशन का जो है गैजेट दिखा रहा हूं। हूबहू वैसा ही गैजेट जब कमिटी को गठन करते हुए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के साथ जारी किया गया था। आप देख पा रहे हैं हूबहू उतना ही 2-3 पेज का गैजेट है। ये देखिए हिंदी में खत्म हो जाता है, फिर अंग्रेजी में शुरू हो जाता है। ये देखिए कमेटी में जो चेयरमैन थे जस्टिस श्री अशोक कुमार माथुर, उस समय के चेयरमैन थे। अब देखिए ये देखिए अंग्रेजी में 2-2.5 पेज का और हिंदी में भी 2-2.5 पेज का ये गजट जारी किया गया था। अब 8वां पे कमीशन का जो गजट जारी हुआ है दोस्तों,
उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो फिर सरकार ने जो लोकसभा में, राज्यसभा में यह कहा था कि राज्यों से, मंत्रालयों से, विभिन्न स्टेक होल्डर से, विभागों से हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट मांगे हैं, इसीलिए गैजेट निकालने में, इसीलिए कमेटी का गठन करने में देरी हो रही है, उसका क्या मतलब बनता है? क्योंकि दोस्तों ये है अब 8वां पे कमीशन का गैजेट। थोड़ी देर पहले आपने 7वां पे कमीशन का गैजेट देखा था, ये है 8वां पे कमीशन का गैजेट। और 8वां पे कमीशन का गैजेट भी हूबहू वैसा ही है। इक्का दुक्का छोटे मोटे परिवर्तन को छोड़कर बाकी लगभग 7वें पे कमीशन के जितना ही उतना ही बराबर का ये गैजेट है। आप देख पा रहे हैं, वो अगर 7वां पे कमीशन का 2.5 पेज का है तो 8वां पे कमीशन का 3 पेज का गैजेट है। ऐसा कोई भी स्पेशल अलग से पॉइंट्स गैजेट में नहीं है। तो इसका मतलब जो 10 से 11 महीने का देरी हुआ है वो क्यों हुआ है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये केवल इलेक्शंस के चलते ही देरी हुआ है? क्या आने वाले समय में भी पे कमीशन का रिकमेंडेशन का सबमिट करना, पे कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर सरकार का अप्रूवल आना, ये सारा इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा? ये बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर जो भी काम है वो होते रहने चाहिए। इलेक्शंस आते रहते हैं, लेकिन चलिए सरकार भी अपना फायदा देखेगी। तो आने वाले समय में अब यही संभवतः दिखाई दे रहा है कि आगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से चुनावों के आसपास जाकर के 8वें पे कमीशन के फायदे मिलने शुरू होंगे। दोस्तों ये मेरा मानना है, आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।